Good morning, friends. I am JK Maurya. Welcome to all of you on our ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 के क्वेश्चन पेपर का, जो हुआ है 23/11/2019, यानी कि 2019 के लास्ट मंथ में हुआ है। तो इसको समझिए 2020 ही मान के चलिए। तो सबसे लेटेस्ट पेपर जो हुआ है राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2017 का, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन जीएस के आए हैं, 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, उन सब का हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो का लुत्फ़ उठाएं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पहले इसको समझना होता है, इसको डीकोड करना होता है और उसके बाद इसको उसी तरह से आपको करना होता है। तो अगर आप देखें तो ये देखिए 10 छक्का 60 हो जा रहा है, 10 को 6 से गुणा किया गया है तो 60 हुआ, 5 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75। उसी तरह से देखिए 6 छहाक 36, तो 6 × 6 यहाँ मिल गया, तो उसी तरह से यहाँ पे × 15 होना चाहिए। तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। 2 किलो कब बढ़ जाता है? जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किग्रा था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार आपको बताना है। तो पहले 5 लोग थे, अब भी 5 लोग हैं, लेकिन जिसका भार 60 किलो था ये चला जाता है और इसकी जगह पे कोई इससे भारी व्यक्ति आता है, तो सभी का औसत भार बढ़ जाता है। तो आपको नए व्यक्ति का भार पता करना है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। देखिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 2-2 किलो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2 पंचे 10 किलो बढ़ा, 10 किलो बढ़ा। तो इससे क्या पता चला कि जो व्यक्ति आया है नया वाला, उसकी वजह से 10 किलो भार टोटल बढ़ गया। सभी में अगर देखें सबका 2-2 किलो बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ गया? 10 किलो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो व्यक्ति आया है उस पहले वाले व्यक्ति से, जिसकी जगह पे आया, उससे 10 किलो ज़्यादा है। तो प्लस 60, पहला जो गया है उसका 60 था, तो कुल इसका कितना हो जाएगा? 70 केजी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या 5 है, व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम था, बाद में औसत वृद्धि 2 किलो हुई, तो 2 पंचे 10। तो पहले जो व्यक्ति गया उसका 60 किलो था, तो 60 और 10 70 किग्रा हो जाएगा नए व्यक्ति का भार। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो आप लोगों ने अगर पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, देखी होगी टीवी पर, इस लॉकडाउन में जैसे कि रामायण आ रहा था, महाभारत आ रहा था, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, भृंगु। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्राचीन काल में भृंग वंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृंगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लक्ष्मण से संवाद करते हैं, ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो बुक्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, इनसे संबंधित राइटर के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जॉर्ज कर्जन। तो ये बुक लिखी गई थी 1894 में लिखी गई थी। और इसमें क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, जापान, कोरिया, चाइना, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड जॉर्ज कर्जन है और 1894 में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं कहाँ हैं? धार जिले में। बाघ नदी के किनारे स्थित हैं और ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज किसने की थी? तो इन गुफाओं की खोज हुई थी 1818 में, जेंडरफील्ड ने की थी, ठीक है। और इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है लक्ष्मी, पूजा, वरुण या फिर परम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लक्ष्मी नाम है। ठीक है, क्या नाम है? लक्ष्मी। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। इसे चेन्नई के कुंबाकोनम शहर स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उस समय का करंट अफेयर था जब ये एग्ज़ाम हुआ था 23 नवंबर 2019 से पहले का। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है। ऑप्शन है फोकल, डॉर्नियर 228, आई रो ट्यूना, रूस्तम। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, आई रो ट्यूना। तो इसका डिटेल देख लीजिए। भारत के प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम आई रोब ट्यूना है और यह 14 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। 14 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य चलाया गया? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही है। भारतीय सेना द्वारा भूकंप एवं सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता हेतु अक्टूबर 2018 में एक व्यापक अभियान शुरू किया गया था जिसे ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम दिया गया। ठीक है, तो देखिए आपका एग्ज़ाम कब हुआ है? 23 नवंबर 2019 को, और ये अक्टूबर 18 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आपका था जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का था। ठीक है, तो एग्ज़ाम लेट हो गया था लेकिन पेपर कुछ बन जाते हैं पहले से, तो इसीलिए इतना पहले का करंट अफेयर पूछा गया है। इट मीन्स कि आपको लगभग 1 साल, यानी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले से 1 साल पहले तक आप चले जाइए और वहाँ तक का आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मकर संक्रांति तो आपको सबको पता होगा, ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मौनी अमावस्या 4 फरवरी, ये भी बिल्कुल सही है। बसंत पंचमी 10 फरवरी, बसंत पंचमी 10 फरवरी, ये भी सही है। अभी आप लोगों ने बसंत पंचमी मनाया है फरवरी महीने में 10 फरवरी को। माघी पूर्णिमा ये 15 फरवरी लिखा है, ये गलत है, ये 19 फरवरी को होता है। कब होता है? 19 फरवरी को। तो इसमें आपका डी वाला गलत है, यानी कि यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 19 से अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस समय ये बनी थी। तो इसमें देख लीजिए डिटेल, पहली बार, तो चौथी बार, तीसरी बार या फिर 5वीं बार। तो इसमें जो है जनवरी 19 की न्यूज़ है, जनवरी 19 की न्यूज़ है और ये नवंबर 19 में पेपर हुआ है। तो अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद जो है चौथी बार के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 96 में वह पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ठीक है, तो ये सब आपके सिलेबस से ही है। एक बार सिलेबस आप लोग देखिए, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के जो घटनाक्रम है उससे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 18 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया है। वह है कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 200 रुपये का, 100 रुपये का, 50 रुपये का या फिर 500 रुपये का? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 18 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जम्मू कश्मीर के शहीद नज़ीर अहमद ने नवंबर 18 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? अशोक चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र या फिर कीर्ति चक्र? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, महावीर चक्र। सॉरी, महावीर चक्र नहीं है,
इसमें अशोक चक्र है, पहला सही है, अशोक चक्र से। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के शहीद लांस नायक नज़ीर अहमद को 18 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए प्राणों की बलिदान देने के सम्मान में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही परिवार की राजकुमारी उबेला, शाही परिवार की राजकुमारी उबेला रत्ना, ठीक है, अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश की है? देखिए ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो इस तरह से काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। भूटान से, नेपाल से, थाईलैंड से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, थाईलैंड से रिलेटेड हैं। कहाँ से? थाईलैंड से हैं। ठीक है, फरवरी 19 की न्यूज़ है और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये थाईलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 19 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमेर गुले निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? ये भी करंट अफेयर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है सी, जिबूती, जिबूती। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये अफ्रीकी देश जिबूती के राष्ट्रपति हैं। इनको 2 जनवरी 19 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एलिफेंटा गुफा, अहमदनगर, जयपुर या फिर भीमबेटका। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए वाला, एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं बिल्कुल सही है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? एलिफेंटा गुफा में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 साइंस से क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है? मैच करना है आपको। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसमें आप मैच करिए फटाफट, बताइए क्या होगा। एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इस तरह से क्वेश्चन जब भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1-2 भी पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है वो कहाँ होता है? सिरका में होता है। तो ए का 3 देखिए केवल 2 में है, तो सी और डी को तो काट ही दीजिए। उसके बाद देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है। तो बी का 4। अच्छा, अभी भी कन्फ्यूजन। अब सी अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हैं। तो सी में क्या है? ब्यूटरिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल, 3-4 में से कोई भी पता हो तो आप कर लेंगे। ब्यूटरिक अम्ल भले न पता हो, लेकिन साइट्रिक अम्ल तो सबको पता होता है कि कहाँ होता है? नींबू में होता है। तो डी का 2। तो डी का 2 किस में है? इन दोनों में देख लीजिए। बी वाले में है, बी वाले में डी का 2 है। और अगर आपको डी का 2 पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो बी वाला सही है। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली कौन सी नहीं है? देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। रैट फिश, कैट फिश, डॉग फिश, जेली फिश, इस तरह से कुछ है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नाम तो फिश वाले होते हैं लेकिन ये फिश नहीं है। ठीक है, फिश नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है जेली फिश, जेली फिश जो है ये मछली नहीं है। जेली फिश मछली नहीं है। जेली फिश है क्या? सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। ठीक है, और जितने बाकी तीनों थे, ये जो बाकी तीनों थे, जैसे आपका रैट फिश है, कैट फिश है, डॉग फिश है, ये सब फिश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, लैक्टिक अम्ल। कठोर व्यायाम के कारण मांसपेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान का अनुभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्क्रिप्शन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का
केवल ए, केवल बी, ए और बी और न तो ए न तो बी। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। जो रंग वर्णांधता होता है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ये कैसा रोग है? रंग वर्णांधता जो है लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न रोग है तो रंग वर्णांधता पुरुषों में अधिक होता है स्त्रियों की अपेक्षा, क्योंकि स्त्रियां इस रोग में वाहक का कार्य करती हैं। रंग वर्णांधता रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसे लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता पुरुषों में 8% होता है और महिलाओं में 0.5% होता है, तो बहुत कम होता है महिलाओं में। ठीक है, रतौंधी जो बीमारी है वो वृद्ध और युवा दोनों को हो सकती है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है इसमें कम रोशनी में देखना असंभव हो जाता है, इसके लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए। यह समस्या कैसे हो सकती है? जन्म से हो सकती है, चोट लग जाए चोट से हो सकती है, कुपोषण के कारण भी हो सकती है। तो कथन तो सही है, लेकिन जो इसका दूसरा कथन है, कथन ए तो सही है लेकिन कथन बी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रतौंधी किसी को भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ये कथन है और इसका कारण क्या दिया है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये ऐसा कथन क्यों होता है उसका कारण दिया है, तो कारण पहले होता है फिर कथन आता है, तो आप इसको समझ के इसको टिक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है ए सत्य है और आर असत्य है। क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? क्योंकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और इसमें कारण में क्या लिखा था? अनुप्रस्थ, इसीलिए ये गलत है। ध्रुवण जो है ये अनुप्रस्थ तरंगों का वह गुण है जो उनके दोलन की दिशा से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये पता होता तो आप कर सकते थे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने बिलियन वर्ष पहले हुई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी वाला, 3.5 मिलियन वर्ष पहले। 3.5 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि जो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, और जीवन की उत्पत्ति उसके बाद हुई है 3.5 बिलियन वर्ष पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद पृथ्वी बहुत गर्म थी, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? जंजीबार, सेशल्स, मेडागास्कर या फिर मॉरिशस? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, मेडागास्कर। हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल भी दिया है, लेकिन इस क्षेत्रफल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? कह सकते हैं 2 बार काटती है। आपके सामने नील है, कांगो है, नाइजर है या फिर अमेजन है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, कांगो नदी है। कांगो नदी कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कांगो नदी जो है ये नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है और इसे ही जायरे नदी भी कहते हैं। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है बताना है। देहरादून, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर नागपुर? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन, भू सूचना, स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना
किस वर्ष हुई थी। ओपेक की स्थापना जो वर्ल्ड की संस्थाएं होती हैं इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 55, 1955, 1960, 1965 या फिर 1970। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1960। क्वेश्चन नंबर 25 ये देख लीजिए आप। ये ओपेक की स्थापना ये क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। जो देश पेट्रोलियम को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, 14 सितंबर 1960 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। और इसमें कितने सदस्य हैं, 14 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 320, 315, 322 या फिर 317। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 317। इसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हैं पूछे जाते हैं। ये कहाँ बात की गई है, भाग 14 में बात की गई है, अनुच्छेद 317 में। और इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए ये इसका डिस्क्रिप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये चलिए 27 था। ये क्वेश्चन यहाँ मिस हो गया है नहीं। ये 27 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 1956 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई। आपके सामने ऑप्शन है नीति आयोग, सेबी, आरबीआई या फिर सीएसओ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, नीति आयोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा। राज्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा हुई है। 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर कभी नहीं। तो कभी नहीं। अभी तक हमारे देश में आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है पूरे देश में तब वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक हमारे देश की सरकारों ने ऐसी कभी आवश्यकता महसूस नहीं की, इसलिए वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, और जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो सबकी सैलरियां कट जाती हैं, सबकी सैलरी कटने लगती है। इवन यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं इनकी भी सैलरी को काटा जा सकता है। अभी जो कोरोना का टाइम था इसमें वित्तीय आपात की स्थिति थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया था। और मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, यहाँ के जो जजेज भी थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोगों ने अपनी सैलरी में से डोनेट किया था। वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने वाली बारंबारता को दर्शाती है वह क्या कहलाती है। आंकड़ा सारणी, अंकों की सारणी, आवृत्ति विवरण सारणी या फिर सांख्यिकीय सारणी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, आवृत्ति विवरण सारणी कहते हैं। आवृत्ति विवरण सारणी कहते हैं अंकों तथा उसकी बारंबारता को दर्शाने वाली सारणी को आवृत्ति विवरण सारणी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम था 2000 प्रवक्ता परीक्षा 2017 का, उसका हम लोगों ने आज डिस्क्रिप्शन देख लिया। जो 23/11 को एग्ज़ाम हुआ था, 23/11/2019 को सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम है। तो इस तरह से जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सभी के जीएस इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपके जीआईसी में भी काम करेंगे या फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काम करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के भी जो एग्ज़ाम है इन सभी के लिए लगभग एक ही पैटर्न है, एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब को हमें पढ़ना है। तो हम सभी का
चाहे GIC PGT हो या आश्रम पद्धति का हो, इन सभी क्वेश्चंस का मैं प्रीवियस ईयर के GS का कलेक्शन आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो आप लोग इसी तरह से प्रीवियस ईयर के GS के क्वेश्चंस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। हमारा पेड ग्रुप भी चलता है GS के लिए। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, उससे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे 7376920928, इस पर आप मैसेज करिए, अपना नाम लिखिए, आप किस चीज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिखिए। बहुत ही कम पैसे में 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये किया जा रहा है। और इसमें जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो चाहे एडेड जूनियर वाला एग्ज़ाम हो, या GIC PGT का एग्ज़ाम हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, या DSSB का एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए GS का एक कंबाइन बैच चल रहा है 500 रुपीज़ पर मंथ का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।